हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी का। टीजीटी हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी है, ये लिखा है। टीजीटी हिंदी का पेपर हम सभी जो है सॉल्व कर रहे हैं और ये सब सर्वप्रथम 2021 से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है और 2010 तक किया है हम लोगों ने। 2021 में जो पेपर था, इसके बाद फिर 2016 में था, फिर 13 में था, फिर 11 में था, फिर 10 में था। तो इतने प्रश्नों को 2021 से 2010 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे। तो इन प्रश्न पत्र को हम लोगों ने हल किया है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में अगर हम करते हैं तो सिलेबस होना चाहिए हम सभी के पास, कि क्या पढ़ना है हमको, किस तरह से पढ़ना है ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है क्या। और इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर जो है प्रश्न पत्र, है ना। जो पिछली परीक्षा में जो प्रश्न बना था, किस तरह से बना था, है ना। जो उनके चारों ऑप्शन होते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम लोगों ने जो है ये जो 4-5 साल का किया है, 21 से लेकर के 10 तक, तो इतना बहुत है। 4-5 साल का किए हैं जितना हम लोग, इतना कम नहीं है ना। लेकिन अगर हम सभी करना चाहते हैं, अगर हम सभी के पास पेपर है और टाइम भी है, पेपर है और टाइम भी है, तो देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही प्रश्न हैं, उन्हें हम अगर और करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, लाभवर्धक ही होगा, है ना। हमें इससे लाभ ही मिलेगा, क्योंकि वैसे भी हम जो है प्रैक्टिस सेट ही करने वाले हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, है ना। 30 प्रश्न या 50 प्रश्न जो भी होंगे, तो इससे अच्छा अगर पेपर है तो हम आगे भी कर लेते हैं। देखते हैं तो 2009 का देखेंगे। तो इसी क्रम में है कि जो है जब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का तो उसी को करते हैं। फिर इसके बाद जो है टीजीटी को प्रारंभ करते हैं, पीजीटी का देखेंगे। पीजीटी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। अभी इसे कर लेते हैं 2009 का। अब देखते हैं हम इसमें 2009 में जो भी प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न जो है सभी के लिए उपयोगी है, सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी है, नेट जेआरएफ के लिए भी उपयोगी है। जैसा कि हिंदी साहित्य संपूर्ण पाठ्यक्रम से है तो समझ ही सकते हैं आप। बाकी आप सभी समझदार हैं। आगे जो है देखते हैं, हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं, ज़्यादा जो है बातें करते हुए। सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम चुनना है। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना। चौथा ऑप्शन है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। इसमें हम सभी को सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो है इसमें जो सबसे पहले छायावाद आया। छायावाद का अगर समय हम देखें तो 1918 से 1936, 1918 से 1936, है ना। छायावाद 1918 से 1936 हो गया। इसे थोड़ा सा एक बार मिटा देते हैं। हाँ, आप फिर से लिखते हैं। जो है 1918 से 1936, ये कौन सा युग है, तो ये छायावाद है। ठीक है, ये छायावाद हो गया 1918 से 1936। अब 1936 से 1943, 1936 से जो है इसके आगे से 1943 यानी कि 43, है ना, ये प्रगतिवाद हो गया। अब अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं, प्रयोगवाद की अगर हम बात करें तो प्रयोगवाद हमारा 1943 से 53 है। 1943 से 1953 माना गया है ना। और नई कविता जो है 1953 से अब तक है। तो सही क्रम तो समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनके क्रम को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस प्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाबरा, आचार्य हजारी प्रसाद थे ऑप्शन में। ये ऑप्शन में हजारी प्रसाद थे और महावीर प्रसाद 4 में है। तो रसज्ञ रंजन किसका है, तो रसज्ञ रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और इनका बड़ा ही योगदान है। इनकी और रचना हम देख लेते हैं, साहित्य सीकर। एक तो रसज्ञ रंजन हो गया, दूसरा हो गया साहित्य सीकर हो गया, और एक है इनकी कालिदास एवं उनकी कविता। ठीक है, और कौटिल्य, कुठार, वनिता विलास इनके प्रमुख जो है निबंध हैं। आगे हम सभी चलते हैं किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं।
आगे देखेंगे, देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये भी महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, गुलाब राय भी हैं, है ना, मेरी ये सफलताएं निबंध। तो ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन है इन सभी को भी हमें देखना है, ध्यान रखना है कि किस तरह से कैसे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा तो 4 भागों में है, और 4 भाग चौथा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमारा चौथा है। 4 भागों में प्रकाशित है, 69, 70, 77, 85, है ना, ऐसे याद किए होंगे कि 69, 70, 77 और 85, आखिरी वाला क्या है 85 है, 69 यानी कि 1969 में, है ना। अगर हम देखना चाहें क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक एकदम आखिरी में है, यानी कि 1985 में है। आगे हम सभी देखते हैं, जो है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? किस कहानी से माना जाता है? तो ये किस कहानी से है? चारों ऑप्शन में ये जो इंदुमती से माना जाता है। किससे माना जाता है? इंदुमती से। करेक्ट आंसर इसका हमारा ए हो जाएगा। अब ये ए हो गया करेक्ट आंसर, लेकिन जो नासिकेतोपाख्यान है ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती रही है रचना। तो ये सदल मिश्र की रचना है। और रानी केतकी का कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। एमलोक की यात्रा की बात करें तो राधा चरण गोस्वामी की है, एमलोक की यात्रा राधा चरण गोस्वामी की है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना है। पदम सिंह शर्मा, जहाँ पर पदम आ जाए वहाँ पर पराग, पदम पराग, है ना, पदम पराग। पदम सिंह शर्मा की रचना जो है का क्या नाम है? पदम पराग नाम है, ठीक है। तो और ये पथ के साथी तो जान ही रहे हैं महादेवी वर्मा का है। और 10 तस्वीरें की अगर बात की जाए तो 10 तस्वीरें ये जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। और रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का है, ये जो है आचार्य विनय मोहन शर्मा का है। तो पदम पराग, है ना, पदम सिंह शर्मा, पदम पराग। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा, है ना। 6 नंबर का जो प्रश्न है ये अभिधा होगा। क्या होगा? अभिधा होगा। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। व्यंजना जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट हो, लक्षणा जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट हो, ठीक है, और जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो उसे अभिधा कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, सही युग्म चिन्हित कीजिए, सही युग्म चिन्हित कीजिए, है ना। तो सही युग्म वैदर्भी माधुर्य, गौड़ीय माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद, तो वैदर्भी माधुर्य, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? रस से बहुत इजी सा प्रश्न है। श्रृंगार का क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। और श्रृंगार रसराज भी कहते हैं, रसों का राजा भी है इसे। और जो श्रृंगार है ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है, तो इसी तरह से श्रृंगार लिखा जाएगा, है ना, शुद्ध शब्दों में। आगे हम सभी देखते हैं, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, तो कौन कौन से हैं? कायिक वाचिक, सात्विक वाचिक, कायिक सात्विक, सात्विक और मानसिक। प्रश्न संख्या 9 है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, कायिक और सात्विक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जो है सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, है ना। जैसे ये का है ना, इसमें आ स्वर छिपा हुआ है, अगर हम हलंत लगा देंगे तो समझिए आ नहीं है, का अपूर्ण है। आगे देखेंगे, अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होगा, गलत है। हिंदी में व्यंजनों की 8 संख्या 8 है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो या और वा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। आगे देखेंगे, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, हिंदी प्राचीन लिपि होना, है ना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, ध्वनि के लिए एक ध्वनि के लिए एक संकेत का प्रयोग होना चाहिए, एक ध्वनि के लिए एक संकेत। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें, रोमन लिपि की बात करें, इंग्लिश में अगर हम का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं के भी करते हैं और कहीं कहीं सी भी करते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी है, हिंदी के लिए अगर हम का करेंगे तो का ही करेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना चाहिए और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का प्रयोग इसमें होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान जो है कर्ता ने, ये तो जो है कर्म के लिए तो संप्रदान हो गया, से करण हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, को, हाँ चौथा ये कर्म को है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है, तो जो है हम लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं, अभी 12 प्रश्न कर रहे हैं। देखते हैं अधिक से अधिक कितने प्रश्न बन पाते हैं इस क्लास में, नहीं तो अगली क्लास में किया जाएगा। टोटल जो है 125 प्रश्न हैं और प्रश्न भी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि जान ही रहे हैं 2009 का पेपर है और उस टाइम पे जो है इंटरव्यू नहीं होता था, तो पेपर बहुत ही जो है इजी आते थे। और आज की तैयारी जो है हम सभी की इतने ज़्यादा हो चुकी है कि जो है ये सारे प्रश्न अब बिल्कुल ईजी लगते हैं। लेकिन इस तरह से प्रश्न जो है प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट हैं, पर इतना ईजी बनेगा ये उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, इनसे संबंधित जो तथ्य हैं इन तथ्यों से बन सकता है ना। ये प्रश्न भी कभी कभी रिपीट होते हैं तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा इजी है। बाकी जो है हम लोगों को तैयारी और बेहतर करनी होगी और मजबूती से करनी। अनुष्टुप छंद है, प्रश्न 13 का देखेंगे। एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है, तो एक छंद है अनुष्टुप छंद, सभी जानते हैं एक छंद है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं एवं 8 वर्णों के 4 पद होते हैं। आगे देखेंगे, इतनी जानकारी जरूरी है। शुद्ध वाक्य है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर के पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल, तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, ये भी गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर के पुनः खिल उठे, ये भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, अन्याय प्लस अन्याय का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, है ना, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अन्याय का जो संधि विच्छेद होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, यानी कि आ और आ दीर्घ स्वर संधि होगी ना इसमें, अगर इस विच्छेद इसका ये सही है। आगे हम सभी देखेंगे शिशुपाल वध के रचनाकार हैं, संस्कृत साहित्य से प्रश्न बना है और संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं जो भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिनकी आने की संभावना है, वो सारी क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है, तो शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है, महाकवि माघ की रचना है ना। और आगे हम सभी देखेंगे भामा की बात अगर कर ले तो भामा जो है काव्य अलंकार की जो है लिए प्रसिद्ध है, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। और कुंतक जो है वक्रोक्त के लिए है और भारत किरातार्जुनीय में इनकी जो प्रसिद्ध रचना है। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। श्रीहर्ष का ग्रंथ है, नैषध काव्य श्रीहर्ष का है। नैषध काव्य किसका है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना क्या है? नैषध काव्य श्रीहर्ष का है। और ये जो है राजतरंगिणी जो है ये तो कल्हड़ की है, सभी परिचित ही होंगे। मेघदूत की अगर बात करें तो मेघदूत कालिदास की रचना है, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, और मेघदूतम, ये सभी जो है कालिदास की रचना है। आगे हम सभी देखते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत प्लस चारण उच्चारण की बात करें तो उत प्लस चारण उच्चारण रामष्टिकते और सचित, सचित हो गया। गंगोत्कम नहीं है ना। ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है स्वस्तस्तु का संधि विच्छेद होगा 19 नंबर का। तो अगर इसका हम सभी देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारा स्वस्ति प्लस अस्तु होगा, स्वस्ति प्लस अस्तु होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 20 प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नीलोत्पलम, है ना, नीलोत्पलम कर्मधारय दशानन बहुब्री, ये सही है। और नीलोत्पलम मतलब कर्मधारय विशेषण विशेष, ये भी सही है। रामा लक्ष्मणो दिवारात्रि, दिन रात्रि, ये जो है द्वंद्व समास। रामा लक्ष्मणो, करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि अव्ययभाव समास नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? इसमें भी द्वंद्व समास है। देखिए आप जो है ये समास से भी संबंधित क्लास हुई है। हम सभी जो है हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की, जिनमें अभी जो चल रहा है ये हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर TGT हिंदी परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। और एक इस यूट्यूब पर मतलब इसी चैनल पर एक जो है
व्याकरण की क्लास चलाई जाती है, जिनसे हम सभी व्याकरण के टॉपिक को एक एक करके कवर करते हैं और बड़ी सरलता से, बड़ी गहनता से करते हैं। उनमें से प्रश्न भी परीक्षा में हूबहू मतलब आने की संभावना है, आते भी रहे हैं हमेशा। तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और वो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने पढ़ रखी है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसीलिए बहुत डिटेल में पढ़ाने नहीं बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, है ना, क्योंकि प्रश्नों को करना है और प्रश्नों की संख्या भी अधिक है और बार बार बताया जा रहा है। अगर आप हमारी एक क्लास को रेगुलर देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र है, चंद्रबरदाई हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो की जहाँ बात होती है वहाँ तुरंत कौन आ जाते हैं, चंद्रबरदाई, है ना। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। और अगर हम जो है काव्यानुशासन जो है हेमचंद्र ही की है ना। और जगनिक की रचना है ये परमाल रासो हो गया। खलिक बारी, दो सुखने, गजल, मुकरियाँ, ये सभी तो अमीर खुसरो की हैं, परिचित हैं, खड़ी बोली में प्रथम है ये कवि हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका देखिए सबसे पहले देखते हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नचयु, वैराग्य संदीपनी, है ना, बरबय रामायण, ये सभी सारी रचनाएं हैं इनकी, जिनमें विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है और जितनी जितनी वली हैं वो सभी ब्रज भाषा में है। ये पूछा जाता है विनय पत्रिका किस भाषा में है ना। नामक ग्रंथ की रचना की, तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है ये। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्नों पर चलते हैं। 23 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। देव कवि किस जिले के थे, तो जो देव कवि थे किस जिले के थे, इटावा के थे। देव कवि किस जिले के थे, तो इटावा के थे। हम आगे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना, किसी का कान भर देना यानी कि चुगली कर देना, किसी का कान भरना यानी कि चुगली करना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है अलौकिक, 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 समझ गए होंगे। 25 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 25 है, तीसरा सही हो जाएगा हमारा। शुद्ध शब्द क्या होगा, अलौकिक होगा। आगे हम सभी देखते हैं 26 नंबर के नई कविता के प्रवर्तक हैं। नई कविता के प्रवर्तक, चारों ऑप्शन में से नई कविता के प्रवर्तक बताना है। 26 का हो जाएगा। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नई कविता के प्रवर्तक हैं। इनकी कृतियों की बात करें तो प्रेम मल्लिका, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, तो किस भाषा में होंगी, जान ही रहे हैं, ब्रज भाषा में है ना। घनानंद, घन आनंद, प्यारे सुजान सुनो, है ना, ये जो उनकी जो रचनाएं हैं किस भाषा में हैं, तो घनानंद की रचनाएं जो है ब्रज भाषा में है। सुजान सागर विरह लीला इनकी रचना है। सुजान सागर, सुजान सागर, सुजान सागर और विरह लीला इनकी रचना है। आगे हम सभी देखते हैं 28 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अतिथि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत फल उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है, आगंतुक, आने वाला। अमृत फल उन्नयन नहीं होगा। अतिथि का मतलब जो बिना तिथि के जो आ जाए, है ना, ये कौन होता है, आगंतुक होता है, आगंतुक ही होगा इसका। आगे देखेंगे, अगर पाहुन बोल दिया जाए तो पाहुन भी हो जाता है, पाहुन, है ना। पाहुन के साथ साथ अभ्यागत या मेहमान भी कह सकते हैं इन्हें, तो करेक्ट आंसर इसका हमारा 3 ही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म, जब उपसर्ग से जब प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग लगा होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि। जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा प्रधान होता है, लंबोदरा यानी कि गणेशी, है ना, तो मतलब तीसरा प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ जो है द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय होता है। और पूर्व पद संख्यावाची यानी कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है, द्विगु संख्यावाची। तो इस तरह से आप देख लीजिए। आगे हम शॉर्टकट में मैंने बता दिया, जो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो होती है वो राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्र मूल शब्द है, राष्ट्रीयता होती है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। राम के षष्ठी एक वचन का रूप है, रामस्य, रामस्य हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। राम का पूरा रूप जो है आप सभी याद कर लीजिएगा। 31 का जो है हो जाएगा 2, 31 का जो है 2 हो जाएगा। 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। धातु शब्द के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा। धातु शब्द के वर्तमान काल, देखिए वैसे तो अलंकार 10 हैं लेकिन जो 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 हैं, जैसे हैं लट लकार, लट लकार हो गया,
और लिट लकार हो गया, लिट लकार हो गया। अगला है लंग लकार हो गया, जिसे भूतकाल कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यति काल और लंग लकार भूतकाल, है ना। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। तो इन पांचों को याद करे रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। आगे तो वही है, पठ धातु के वर्तमान काल की बात हो रही है। मध्यम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। तो पठसी पठसी पठंती, है ना। तो पठती पठता पठंती, वर्तमान काल यानी कि लट लकार की बात हो रही है। तो 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठसी, है ना। मध्यम पुरुष की बात हो रही है। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, तो ये पठसी जो है मध्यम पुरुष का एक वचन आ गया। आगे हम सभी देखेंगे जो है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना, सिर उठाना का मतलब होता है भेद प्रकट करना, रंग उतर जाना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठाना का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसानों ने जमींदार के खिलाफ क्या किया? सिर उठाया। आगे अगर हम प्रश्नों को देखते हैं 34 नंबर के प्रश्न को, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीरू और नीमा, नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाह ने जो है कबीरदास का पालन पोषण किया था और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लहरतारा नामक तालाब के किनारे मिले थे। तो कौन किसकी बात हो रही है? कबीरदास की ही तो बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 35। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते थे पहले, है ना, कितना इजी था। और लेकिन अब जान ही रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में हमेशा बनते हैं, सभी परीक्षाओं में बनते हैं। और अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य के 8 भेद होते हैं और आज की क्लास में मैंने शॉर्ट वीडियो में यही बताया भी है ना। तो इस तरह से दोनों से प्रश्न बनते हैं। आगे हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या इसका 35 का जो है सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी है। तो बघेली ही तो नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। ये पूर्वी हिंदी की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 36, प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 37, नहुस नाटक लिखा गया है। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। नहुस नाटक ये गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का ये नहुस नाटक है। और आगे ये जो है भारतीय हिंदी साहित्य का पहला नाटक भी माना जाता है, सर्वमान्य है। आगे हम सभी देखते हैं 38 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। तिरंगा शब्द में समास है। अभी मैंने पहले बताया आप सभी को कि दिग जो है पूर्व पद संख्यावाची, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है दिगु समास होता है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तिरंगा यानी कि 3 रंग, है ना। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न इजी हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है इन्हें, है ना। प्रश्नों को आगे देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बताओ कितने अच्छे प्रश्न आते थे पहले। 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। बाल, आयो, अरण्य, किस, लऊ, इस तरह से हम लोगों ने याद किया है। ये कभी भूलता ही नहीं है। तो क्रम इसका बना रहता है, बाल, आयो, अरण्य, किस लिए, यानी कि बाल से बालकांड, अरण्य से अरण्यकांड, बालकांड, अरण्य का बालकांड, एक मिनट, बाल आयो, बाल से बालकांड हो गया, आयो से अयोध्या कांड हो गया, अरण्य है ना, अरण्य कांड हो गया, किस लऊ मतलब किष्किंधा कांड, सा से सुंदर कांड, ला से लंका कांड, ऊ से उत्तर कांड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जो आप जिससे आपको सरलतापूर्वक याद हो जाए। अगला हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 40 है। भागवंती उपन्यास के रचयिता है। तो भाग्यवंती तो सुदर्शन की फेमस है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भागवंती जो है उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन जी हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है। अखरावट काव्यकृति की रचयिता है। अखरावट जो है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, है ना। तो ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो ये करेक्ट आंसर भी इसका यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। 42 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए
सही लोकोक्ति है। मतलब ऊंची दुकान फीका फिकवान फीका पकवान, आँख का अंधा नाम का नयन सुख, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका तो समझ ही गए होंगे आप सभी, क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। 42 का ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब आडंबर बहुत है किंतु वास्तविकता रियलिटी कुछ भी नहीं है ना। आगे जो है प्रश्न को देखते हैं। आलपिन और गमला किस देशी जो है भाषा का शब्द है। आलपिन फ्रेंच पुर्तगाली किस भाषा का शब्द है बताइए। आलपिन जो है ये आलपिन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, 2 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। सुख सागर की रचना है, पहले भी मैंने बताया था, चारों ऑप्शन में से बताइए सुख सागर की रचना है। 44 नंबर का जो प्रश्न है, सुख सागर, सुख सदा सुखलाल, सुख सागर सदा सुखलाल, तो सदा सुखलाल ये है, सुख इनमें भी है सुख इनमें भी है ना। तो इस तरह से भी हम जो है दिमाग में बैठा सकते हैं कि सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। और आगे अगर हम सभी देखें कि इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, और सदल मिश्र की जो है नाचकेतु उपाख्यान है, ये सभी परिचित ही हैं, पढ़े ही हैं। और अगर बात की जाए लल्लू लाल प्रेम सागर इनकी रचना है। लल्लू लाल, लाल लाल रंग का, प्रेम किस रंग का होता है, तो प्रेम जो है लाल रंग का प्रतीक है, समझिए, तो लल्लू लाल प्रेम सागर। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, तो देखिए कोणार्क सारदरिया, पहला राजा, रघुकुलरीत, दशरथ नंदन, ये सभी किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है ना। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे अगर हम सभी देखते हैं अपने प्रश्नों को, 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है, तुलसीदास। बैराग्य संदीपनी, अभी आपको पहले प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, और 12 प्रमाणिक रचनाएं सभी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें रामचरितमानस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विनय पत्रिका बार बार परीक्षा में पूछी जाती रही है कि किस भाषा में रचित है, किसकी रचना है, तो ब्रजभाषा में रचित है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है ना। कवितावली, गीतावली, ये सब ये बैराग्य संदीपनी भी उसी में है, तो बैराग्य संदीपनी किसकी है, समझ गए होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आगे हम सभी देखेंगे, अगर सूरदास की देखेंगे तो सूरसागर साहित्य लहरी है ना, ये सभी सूरदास की रचना है। कबीरदास की साखी शबद रमैनी है ना, ये इनकी हो गई। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या हम सभी का ये है 46। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, 47 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। सरस्वती पत्रिका का संपादन, प्रश्न संख्या 47 है, तो ये 1900 से हुआ था ना, 1900 से हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। इसके पहले श्याम सुंदरदास थे, क्यों। आगे देखेंगे हम सभी, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास जड़िया है ना, नंददास जड़िया, नंददास जहाँ आ गए वो उन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। 48 नंबर का प्रश्न, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और नंददास को पुष्ट मार्गीय छाप के कवि भी हैं ये, ठीक है, नंददास। और भक्ति काल के कवि हैं, किस काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं। आगे हम सभी प्रश्नों को देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या है हमारा 49 प्रश्न संख्या है। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और प्रश्न भी इजी है, इसीलिए इन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कह करके संबोधित किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है ना, सूर्यकांत लाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तो जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कह करके संबोधित किया गया है, तो ये तो जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत लाल चतुर्वेदी, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, युगचरण है ना, समर्पण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं, जो है शिव शंभु के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। 50 नंबर का जो प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। और शिव शंभु के चिट्ठे ये जो रचना है, ये तो यूजीसी नेट परीक्षा में भी लगी हुई है ना। इनकी अन्य रचनाएं हैं, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, ठीक है। आगे अगर हम प्रश्नों को देखें,
आगे हम 51 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं, 60 तक करेंगे, अभी 9 प्रश्न और करने हैं। 10 प्रश्न। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार है ना? तो रूपक अलंकार है। रूपक की बहुत अच्छी परिभाषा है ना, रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य? आश्चर्य यानी कि विस्मय, अद्भुत, विस्मय अद्भुत, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। वीर रस का स्थायी भाव की अगर बात करें, जो है वीर रस का, तो वीर रस का उत्साह होगा, उत्साह होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा, और रौद्र का क्रोध, जान ही रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 53 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं, तो मालती माधव भारवी कालिदास श्रीहर्ष भवभूति। मालती माधव जो रचना है ये भवभूति की है। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की है। भवभूति, भवभूति यानी कि 4 ऑप्शन, भवभूति की रचना है, चौथा ऑप्शन है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। मालती माधव की ये 3 रचनाएं हैं। भारव की किरातार्जुनीयम हो गई। कालिदास की जो है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखते हैं 54 नंबर के प्रश्नों को। जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारो फोरी, सकहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ, यानी कि क्रोध में अगर आपका आदेश मिल जाए मुझे तो मैं पूरे ब्रह्मांड को जो है उठा लूँ, तो रौद्र की बात हो रही है, यानी कि क्रोध की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे हम सभी देखते हैं 56 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए कवयित्री है। कवयित्री, इस तरह से, जिस तरह से शब्द हो उसी तरह से आप उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए, 1-2 बार लिख दीजिए। और वर्तनी शुद्धि से संबंधित भी क्लास जो है मिल जाएगी आपको, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं उन्हें। और जो है ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो कवयित्री हमारा किसमें है? ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, चौथा क्या हो गया? इसका जो 57 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये 4 हो जाएगा, है ना। ई को या, उ को वा और री को रा हो जाता है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? गुण की बात हो रही है यहाँ, कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर का जो प्रश्न है, तो इनमें जो है जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द की सुरुचिपूर्ण व मधुर हो, शब्द भी जो है मधुर हों, अच्छे हों, तो उन्हें प्रकट और उनसे प्रकट किया गया अर्थ भावपूर्ण हो, तो कविता में कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। तो इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। आगे हम बढ़ते हैं। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा, 59 नंबर का है। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा, है ना। तेजः प्लस मय, आह के बाद आ अथवा सघोष व्यंजन हो तो आह का ओ हो जाता है, तेजोमय, है ना, ये का ओ हो जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर का प्रश्न है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में व्यंजन संधि है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि है। आगे हम सभी देखेंगे, हम लोगों ने 60 प्रश्नों को किया, 125 प्रश्न का प्रश्न पत्र था ये। इनमें से हम लोगों ने 60 प्रश्नों को कर लिया, बाकी 61 प्रश्न से 125 तक हम लोग अगले पार्ट में देंगे, है ना। जैसा कि चारों ऑप्शन पे जब चर्चा होती है, उनके आसपास से जो भी प्रश्न बनने की जिनकी संभावना होती है, जब हम विस्तृत अध्ययन करते हुए चलते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, और 125 प्रश्न एक क्लास में होना जो है संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इनको जो है 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया है। तो पहले हम लोग 60 प्रश्न किए हैं, अब जो बचते हैं इसे अगली क्लास में हम सभी देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है,
फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और यह क्लास जो है सभी राज्य के टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए यह उपयोगी है। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।